शाओयुन ने एक हल्की सांस छोड़ी और कहा, बिग ब्रदर की बात करें तो मैंने उन्हें पिछले कुछ दिनों से आसपास नहीं देखा है। मुझे यह भी नहीं पता कि वो अभी कहां हैं। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि वो आजकल अपने पुराने अंदाज में नहीं हैं। नंबर 7 अंडर हेवन ने सहमत होते हुए सर हिलाया। उसकी आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई। पहले जब भी मैं बिग ब्रदर युन को देखती थी, मुझे हमेशा लगता था कि उनसे एक बहुत पावरफुल ऑरा निकलती है, एक ऐसी ऑरा जो लोगों को जबरदस्त सिक्योरिटी की फीलिंग देती थी। लेकिन जब से वो गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली से वापस आए हैं, जब भी मैं उन्हें देखती हूं, मुझे हमेशा लगता है कि वो बहुत सी भारी चिंताओं के बोझ तले दबे हुए हैं। शाओयुन ने चिंता से जवाब दिया, मैं मोटा मोटा अंदाजा लगा सकता हूं। बिग ब्रदर युन ने हमारे बेटे को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन उनका अपना बच्चा जो अभी 5 साल का होना चाहिए, उसे उन्होंने आज तक देखा भी नहीं है, और वो ये भी नहीं जानते कि वो बच्चा जिंदा है या मर गया। यह हमेशा से वो चीज रही है जिसने उनके दिल को सबसे ज्यादा दर्द दिया है। तो अभी की हालत में जहां उन्होंने हमारे बच्चे को बचा लिया, पर अपने बच्चे को ढूंढ नहीं पा रहे, भले ही वो बिग ब्रदर हों, वो पक्का उस दर्द और खुद को कोसने वाली फीलिंग से तड़प रहे होंगे जिसे वो छोड़ नहीं पा रहे। मैं ऑकवर्ड हूं, बातों में अच्छा नहीं हूं, और मुझे यह भी नहीं पता कि उन्हें कैसे कंफर्ट करूं और एनकरेज करूं। मैं बस ये उम्मीद कर सकता हूं कि बिग ब्रदर अपने सर पर मंडरा रहे इस काले बादल से जल्दी बाहर निकल पाएंगे। नंबर 7 अंडर हेवन ने पूरे भरोसे के साथ कहा, अगर हम बिग ब्रदर युन की बात कर रहे हैं तो यह पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी छत वाली जगह से युनचे चुपचाप उस कपल को दूर जाते हुए देखता रहा। उसने एक हल्की सांस छोड़ी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी उम्मीद से ज्यादा लोगों को चिंता में डाल दिया था। लगता था कि उसके इमोशंस और मेंटल स्टेट को सच में एडजस्ट करने की जरूरत थी। फिर भी एक और चिंता उसके दिल पर भारी थी, स्या युआनबा। शुआनयुआन वेंटियन सिर्फ कुछ ही लोगों को असली खतरा मानता था, और स्या युआनबा उनमें से एक था। शुआनयुआन वेंटियन के टेढ़े दिमाग के साथ प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर रहने वाला युआनबा बेशक उसके शैतानी पंजों के निशाने पर था। युनचे बस ये दुआ कर सकता था कि युआनबा किसी तरह आने वाली तबाही से बच निकले। एक शांत सांस के साथ युनचे ने अपनी आंखें बंद की, अपनी कॉन्शियसनेस को स्काई पॉइजन पर्ल की इनर वर्ल्ड में डूबने दिया। उस शांत डार्क ग्रीन दुनिया के अंदर होंगर के सोने की हल्की आवाजें साफ गूंज रही थीं। युनचे जेट बेड के पास गया, जो कभी जैस्मिन के आराम करने की जगह थी, पर अब होंगर ने उस पर पूरा कब्जा कर लिया था। होंगर, उठने का वक्त हो गया। उसने उसके छोटे से पिछवाड़े पर हल्की सी थपकी देते हुए कहा। होंगर, जो ज्यादातर सोने और खाने के अलावा कुछ नहीं करती थी, सुस्ती से हिली। यहां तक कि जब उसे बाहर बुलाया जाता था, वो ऑफ्टन तलवार के अंदर सोई रहती थी, लंबी लड़ाइयों के दौरान भी बेखबर। वो रोने जैसी आवाज निकालते हुए बोली, जैसे ही उसने आंखें खोली, नींद भरी बेवकूफों वाली आवाज में, मास्टर, मैं बस एक बहुत टेस्टी सपना देख रही थी। आपने मुझे अचानक कहां जगा दिया? टेस्टी सपना? युनचे उसकी छोटी बॉडी को उठाते हुए उससे पूछा। होंगर, क्या तुम्हारी बिग सिस्टर जैस्मिन ने तुम्हें मेरे लिए कुछ दिया था? होंगर ने अपने सिंदूरी बालों को खींचा, नींद में पलकें झपकाईं, फिर उसने मुंह फुलाया। मुझे नहीं पता, मुझे अभी बहुत भूख लगी है, तो मैं कुछ सोच नहीं सकती। युनचे का चेहरा हिल गया। एक हारे हुए जेस्चर के साथ उसने 2 चमकदार एम्परर प्रोफाउंड सोर्ड्स बुलाई, जिनसे पावरफुल ओरा निकल रही थी। ये लो, खा लो। वाह, थैंक्स मास्टर। उसकी नींद तुरंत गायब हो गई। उसने दोनों तलवारें पकड़ी और एक बड़ा बाइट लिया। एक धमाकेदार क्रैक हवा में गूंज गया जब उसके डरावने दांतों ने प्रोफाउंड स्टील से भी डेंस मेटल को आसानी से चीर दिया। उसकी कभी न भरने वाली भूख को अनगिनत बार देखने के बावजूद युनचे को हर बार अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस होती थी। कुछ ही पलों में दोनों तलवारें गायब हो गईं, पूरी तरह निगल ली गईं। धूल भी नहीं बची। होंगर ने अपने छोटे से पेट को संतुष्टि से थपथपाया, फिर अचानक एक्साइटमेंट में सांस खींची। मुझे अब याद आया, बिग सिस्टर जैस्मिन चाहती थी कि मैं मास्टर को यह दूं। उसने अपना हाथ उठाया, एक चमकदार व्हाइट लाइट का डॉट दिखाते हुए। युनचे की सांस थम गई जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे एक्सेप्ट किया। जैस्मिन की आवाज तुरंत उस लाइट से गूंजी, सीधा उसके दिल की गहराइयों में उतरती हुई। युनचे, जिस दिन मैंने अपनी बॉडी फिर से बनाई थी, मैंने तुमसे ब्लड एसेंस की 3 बूंदें उधार ली थीं। बदले में मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें स्टार गॉड ब्लड की 1 बूंद वापस दूंगी। अभी मैं वो वादा पूरा कर रही हूं और वो स्टार गॉड ब्लड की बूंद तुम्हें दे रही हूं। स्टार गॉड्स की पावर को सिर्फ एक बहुत ही खास तरीके से रिफाइन किया जा सकता है।
तुम्हारी अभी की काबिलियत को देखते हुए तुम इससे कोई डिवाइन पावर रिफाइन नहीं कर पाओगे, लेकिन यह तुम्हें उस लाइफ स्पैन से कई गुना ज्यादा लाइफ स्पैन देगी जो तुमने वो 3 ब्लड एसेंस की बूंदें देते वक्त खोई थीं। अगर मैं अब तुम्हारे पास नहीं रह सकती तो यह स्टार गॉड ब्लड की बूंद मेरा आखिरी तोहफा होगा तुम्हारे लिए। उसके बाद सन्नाटा छा गया। युनचे खाली नजरों से उस व्हाइट रेडियंस को देख रहा था जो उसकी हथेली में रखी थी। स्टार गॉड ब्लड, जैस्मिन की ब्लड एसेंस। इससे पहले कि वो अपने ख्याल समेट पाता, वो व्हाइट लाइट अचानक ऊपर की तरफ शूट हुई और उसकी आईब्राउज के बीच में घुस गई, जबरदस्ती उसके दिमाग में मर्ज हो गई। उसकी कॉन्शियसनेस स्काई पॉइजन पर्ल से बाहर निकल गई। जैसे ही एक अजीब सी सेंसेशन एक ही वक्त पर गर्म और ठंडी उसके पूरे शरीर में फैल गई। वो तुरंत सीधा बैठ गया, अपना दिमाग फोकस करते हुए, ताकि वो स्टार गॉड ब्लड की बूंद को अब्सॉर्ब कर सके। थोड़ी देर की बेचैनी के बाद स्टार गॉड ब्लड पूरी तरह उसकी बॉडी के साथ घुल मिल गया। उसकी सेंसेस तेज हो गईं, वाइटैलिटी उमड़ आई और उसने अपनी फिजिक में एक हल्की सी मजबूती महसूस की। हालांकि उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ लगभग वैसी ही रही, बिल्कुल वैसा ही जैसा जैस्मिन ने कहा था। इसने उसकी लाइफ स्पैन को बहुत बढ़ा दिया, पर उसकी प्रोफाउंड पावर के लिए कुछ खास नहीं किया। जब मर्जिंग पूरी हुई, युनचे ने अपनी आंखें खोलीं। एक नरम गर्माहट ने उसकी बॉडी और दिल दोनों को भर दिया। दूर देखते हुए वो धीरे से बड़बड़ाया, जैस्मिन, क्या तुमने सच में ये स्टार गॉड ब्लड की बूंद सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए छोड़ी थी? उसके होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट, सब वेक कंट्री का रिवर ईस्ट रीजन, ग्रैंड वेक माउंटेन के नीचे एक विशाल बैम्बू फॉरेस्ट ग्रैंड वेक माउंटेन के पैरों से लेकर दूर ग्रैंड वेक क्लैन के नॉर्दर्न गेट तक फैला हुआ था। बांस घना और हरा भरा था, जो एक एमरल्ड सी हरी झील जैसा दिख रहा था, जिसने नजर आने वाली हर चीज को ढक लिया था। दूर से देखने पर यह हरी जमीन एक जिंदा पर्दे जैसी लगती थी, जो हवा के साथ सांस ले रही हो। आम दिनों में यहां बांस के लंबे डंठलों के बीच से एक ठंडी और ताजा हवा बहती थी, जो पत्तों को धीरे से सहलाती और गुजरने वालों के दिलों को साफ कर देती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां मन अपने आप शांत हो जाता था और चिंताएं पानी की लहरों की तरह गायब हो जाती थीं। लेकिन आज हवा में ताजा खून की घुटन भरी बदबू थी। एक तलवार बेरहमी से चमकी और उसके बाद लाल रंग का फव्वारा फूटा। एक लंबा चौड़ा शरीर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा और उन लाशों के ढेर में शामिल हो गया जो जंगल के फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। खून बांस की जड़ों में बह रहा था, जिसने उस साफ जमीन को एक भटके हुए लाल रंग में रंग दिया था। सु हेंगशन आगे लपका और गिरते हुए आदमी की बॉडी को पकड़ लिया। खून के आंसुओं ने उसकी नजर धुंधला दी जब आखिरी वफादार आदमी उसकी बाहों में बेजान होकर गिर गया। उसके चारों तरफ हर लाश उस इंसान की थी जो उसकी रक्षा के लिए लड़ा था। वो लोग जिन्होंने ग्रैंड वेक क्लैन की आखिरी इज्जत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अब सिर्फ वो अकेला खड़ा बचा था। उस लंबे आदमी ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहा, क्लैन मास्टर, जल्दी और भाग जाइए। इससे पहले कि उसका शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया, उसकी आत्मा खून से सनी जमीन में बिखर गई। सु हेंगशन के गले से दर्द भरी चीख निकली। ओल्ड 7, जो गम और गुस्से से कांप रही थी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था जब दुख ने उसकी नजरों को खोखला कर दिया। लोगों की एक बड़ी भीड़ ने सु हेंगशन को घेर लिया। कुछ ने ग्रैंड वेक क्लैन के कपड़े पहने थे, बाकी ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड के काले कपड़ों में थे। सबसे आगे खड़ा था सु हेंगशन का इकलौता बेटा सु हॉरन। उसने कहा, हे मेरे प्यारे पिताजी, आपने मुझे सच में निराश किया है। एक नजर में पता चल रहा था कि अब किसके पास पावर है। सु हॉरन का पोस्चर आत्मविश्वासी और ठंडा था। उसकी मुस्कान में लापरवाही थी और उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी, जो मुश्किल से उसकी हंसी के नीचे छिपी थी। सु हॉरन ने खींचकर कहा, आपने हमसे वादा किया था कि अगर हम लिंगर को दूर भागने दें तो आप चुपचाप ट्रेजर की हमें दे देंगे। फिर भी आपने जिद की और विरोध किया और ये बेवकूफ बेकार में मारे गए। सच में शर्म की बात है। भले ही आप क्लैन के एल्डर हैं, पर ऐसी बेवकूफी बर्दाश्त करना मुश्किल है। हालांकि वो आराम से और घमंड में बोल रहा था, पर उसकी टोन के नीचे एक हल्की सी नाराजगी छिपी थी। उसके पीछे खड़े थे 3rd एल्डर सु हेंगयुए, ग्रैंड एल्डर सु वंगजी और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड का हैमू चिंग्या। उन सबके चेहरों पर मजाक उड़ाती हुई मुस्कान थी। फिर भी वो सु हॉरन के पीछे खड़े थे, जो साफ दिखा रहा था कि वो किसके वफादार हैं। उनके पीछे ब्लैकवुड क्लिफ की फौज और ग्रैंड वेक क्लैन के 80% डिसाइपल्स खड़े थे। सिर्फ 20% ने सु हेंगशन का साथ दिया था और वो सब मर चुके थे।
सू हेंगशन की आवाज फट गई जब उसने कांपती हुई उंगली सू हाओरन की तरफ उठाई। तुम जानवर। उसकी आंखें, जो अब पूरी तरह खून से लाल थीं, दुख, अविश्वास और नफरत से भरी थीं। वो हाँफते हुए बोला, इतने सालों तक मैं सू हेंग्युए और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड से सतर्क रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि असली जानवर मेरा अपना बेटा होगा। खून उसके होंठों से गिर गया जब वो लड़खड़ाया। सू हेंग्युए ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हॉरन तुमसे कहीं ज्यादा काबिल है। तुम पुराने ख्यालों वाले बूढ़े बेवकूफ हो जो पास्ट में अटके हुए हो। एक बार जब हम 7 स्टार डिवाइन पैलेस की महान ताकत का सहारा लेंगे, ग्रैंड वेक क्लैन उगते हुए सूरज की तरह चमकेगा। सब वेक कंट्री में कोई हमें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। और अगर हॉरन डिवाइन पैलेस का डिसाइपल बन जाता है तो यह हमारे पुरखों की शान से कहीं बढ़कर होगा। हेमुचिंग्या ने झूठी इज्जत भरी आवाज में कहा, यंग सेक्ट मास्टर, जब आप 7 स्टार डिवाइन पैलेस में दाखिल होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देते रहेंगे। सू हाओरन घमंड में हंसा, पूरी तरह खुश होकर। अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड मास्टर की गाइडेंस नहीं होती तो मुझे डिवाइन पैलेस का ध्यान कैसे मिलता। उसका एक्सप्रेशन बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सू हेंगशान, रेजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। वो सारे बेवकूफ जो तुम्हारा साथ दे रहे थे मर चुके हैं। खुद को थोड़े दर्द से बचाओ और ट्रेजर की दे दो। आखिरकार अपने ही पिता को टॉर्चर करने से मेरी लाइफ स्पैन कम होती है। तुम जानवरों का झुंड। सू हेंगशन दहाड़ा, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी तुम में से किसी को वो ट्रेजर की नहीं मिलेगी। बदला जरूर लिया जाएगा। एक दिन आएगा जब तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। सू हाओरन ने स्मर्क करते हुए कहा, बदला? तुम्हारा मतलब युनचे से है? कितना बड़ा भ्रम है। मैंने खास तौर पर डिवाइन पैलेस से उसके और सिया किंग्यू के बारे में पूछा था। उस लेवल पर एक भी इंसान उनके नाम तक नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो नाम उन्होंने तुम्हें तब दिए थे वो शायद झूठे थे। उसने मजाक में अपने कंधे उचकाए। फिर भी तुम सपना देख रहे हो कि वो लिंगर से शादी करने वापस आएगा। कितना पिटिफुल है। बेचारी लड़की ने 6 साल बेकार में इंतजार किया। एक भारी हुक्म देने वाली आवाज आई, डिवाइन पैलेस एनवॉय आ गए हैं। सब लोग तुरंत सीधे खड़े हो गए। जैसे ही एक काले कपड़ों वाला इंसान भूत की तरह सू हाओरन के बगल में प्रकट हुआ। उसके चेस्ट पर 7 जुड़े हुए तारों का एम्बलम बना हुआ था। भीड़ घुटनों के बल गिर गई। हम डिवाइन पैलेस एनवॉय का स्वागत करते हैं, एनवॉय ने पूछा। और वो चीज? ठंडा पसीना तुरंत सू हाओरन की कनपटियों से बहने लगा। हमने पूरे क्लैन में ढूंढा पर वो नहीं मिला। सिर्फ वही जानता है कि ट्रेजर की कहां है। एनवॉय का चेहरा काला पड़ गया। कचरा? आदमी तुम्हारे हाथ में है, फिर भी तुम जवाब नहीं निकलवा पाए। सू हाओरन ने जल्दी से हकलाते हुए कहा, उसने वादा किया था कि अगर हम लिंगर को भगने दें तो वो दे देगा, पर वो अपनी बात से पलट गया। भरोसा रखिए एनवॉय, अब जब वो हमारे हाथ में है तो ये बस वक्त की बात है। एनवॉय बड़बड़ाया, उसकी बेटी? उसकी आंखें तेज हो गईं। जब वो अपनी बेटी की इतनी परवाह करता है तो उसे पकड़ो, फिर देखते हैं उसकी जिद कब तक टिकती है। सू हाओरन का चेहरा क्रूर खुशी से चमक उठा। एनवॉय समझदार हैं। मैं अभी आदमी भेजता हूं सुलिंगर को पकड़ने के लिए। कमीन जानवर! सू हेंगशन दहाड़ा, गुस्से में अपनी चोटों से लड़ते हुए। अगर तुमने लिंगर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। रुको! एनवॉय ने अचानक अपना सर ऊपर किया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई। ट्रेजर की चाबी सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी बेटी के पास है। सब कुछ जम गया। सू हेंगशन का एक्सप्रेशन उस पल बदल गया और एनवॉय ने उसे पकड़ लिया। उसका चेहरा पिच ब्लैक हो गया। उसने कहा, तुमने लिंगर को भागने दिया? क्या तुम में से किसी एक ने भी उस पर नजर नहीं रखी? सू हाओरन घबराहट में आ गया। वो बस एक बेवकूफ लड़की है। मैंने नहीं सोचा था कि सू हेंगशन इतनी जरूरी चीज उसे दे देगा। मैं अभी! एनवॉय चिल्लाया, बस तुम सब बेकार कचरा हो। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई जब उसने चारों तरफ के खाली बांस के जंगल की तरफ कहा, हमारे लोगों को काम पर लगाओ। सबवेक कंट्री के हर सेक्ट और इंपीरियल फैमिली को मजबूर करो। पूरे देश के बॉर्डर सील कर दो। मुझे सुलिंगर पकड़ी हुई चाहिए, भले ही तुम्हें जमीन ही क्यों ना खोदनी पड़े। अगर वो जिंदा है तो मेरे सामने लाओ, अगर वो मर चुकी है तो उसकी लाश लाओ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं।
कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।